A very good morning to you all students. Let us once again start our second chapter of economics, that is sectors of Indian economy. We have already started this chapter in our last class, and in last class we have discussed that there is a various criteria of dividing economic activities. In that we have started discussing the first criteria about primary, secondary or tertiary sector, means on the basis of nature of work. ठीक है, what we have discussed in last class, we have discussed about all these three sectors, plus we have discussed how to compare all these three sectors. In that comparison we have discussed that we have to take value of final goods and services in comparing three sectors production, not employment, three sectors production. And when we add up all the final values of three sectors, we used to get GDP, gross domestic product, and this GDP represent the economy of our nation, the progress of our country. Understand beta? Today we are going to take new heading, that is historical change in sectors. Historical change in sectors. If you remember that in 8th and 7th class I used to tell you that India is a agricultural land. Maximum people used to work in प्राइमरी सेक्टर, यूज्ड टू डू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी. बट बेटा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, पहले क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था. प्राइमरी सेक्टर जो है देश के जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था. प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन होता था. क्यों? क्योंकि इंडिया क्या था, एग्रीकल्चरल लैंड था. ठीक है, इंडिया क्या दूसरे देशों में भी जो है स्टार्टिंग में जो है जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, मशीन्स नहीं आई थी, तब तक ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी, प्राइमरी सेक्टर को ही दी जाती थी. तो एट फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर वाज द मेन सेक्टर. फिर 1990s के बाद जैसे जैसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, पहले जहाँ प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था देश के प्रोडक्शन में, देश के जीडीपी में, अब धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बनने लगा. मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो है देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने लगे. और अब रिसेंटली लास्ट 100 ईयर्स से देखा गया है अगेन देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्चरी सेक्टर. सेकेंडरी टू टर्चरी सेक्टर. अंडरस्टैंड? एट फर्स्ट primary sector was an important sector. Primary sector used to contribute lot in a country's production. After that there was a shift from primary to industrial sector after industrialization of secondary sector, and recently there is a shift from secondary to tertiary sector. अब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट किस में ले रहे हैं, सर्विस सेक्टर में और टर्चरी सेक्टर में. तो दिस इज अ हिस्टोरिकल चेंज noticed in sectors in developed countries. Where? In developed countries. ये जो आपका पेज नंबर 23 में आपका दे रखा है ना बेटा, ये historical change in sectors, this is about developed countries. तो इसको रीड करना. अब अपन नेक्स्ट हेडिंग आज की ले रहे हैं. ये तो हमने डेवलप्ड कंट्री का, और इंडिया क्या है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री. अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपन देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर इन इंडिया. इंडिया में क्या बदलाव आया है. ठीक है, अब अगर इंडिया में अपन चेंज की बात करें तो सबसे पहले बेटा ये ग्राफ देखिए. आप ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ से समझ में आएगा. ठीक है बेटा, तो ग्राफ फर्स्ट क्या शो कर रहा है पेज नंबर 24 पे. अगर आप 1973 और 74 के फिगर्स आप देखते हो, नीचे ग्राफ ब्लू से क्या शो कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर, रेड से सेकेंडरी और लाइट ग्रीन से टर्चरी सेक्टर. तो 1973 और 74 में अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर जो है कंट्री के जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था. प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था और प्राइमरी के बाद टर्चरी में और सेकेंडरी में कम हो रहा था. ये 73 और 74 की बात हो रही है. फिर अब 2013 और 14 का अगर आप बुक में देखो तो देयर वाज अ चेंज. जहाँ पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था 73-74 में, वहीं अब टर्चरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. उसके बाद सेकेंडरी में, और सबसे लास्ट प्रोडक्शन में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के जीडीपी में, प्राइमरी सेक्टर. तो अगर इंडिया की बात करें तो जिस तरह से डेवलप्ड नेशन में बदलाव आया है
उस तरह से इंडिया में भी बदलाव आया है प्रोडक्शन सेक्टर में, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो बेटा 73 के कंपेयर में 13 और 14 में प्राइमरी सेक्टर ने भी इंक्रीज किया है, सेकेंडरी ने भी इंक्रीज किया है, पर सबसे ज्यादा किसने इंक्रीज किया है? टर्चरी सेक्टर ने। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हो रहा है बेटा कि राइजिंग इम्पॉर्टेंट वाई क्वेश्चन रेज हो रहा है, व्हाई इज द टर्चरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रह चुकी है, उसमें अब जो है एग्रीकल्चर छोड़ के जो है टर्चरी सेक्टर का एकदम से प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो गया। तो एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स का बेटा, ये नोटबुक में आपको करना है। तो इसके 4 रीजन्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं आंसर के। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ना, वैसे वैसे सर्विस सेक्टर भी इंक्रीज हुआ, बैंकिंग की, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, हर एरिया की डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा, सर्विस सेक्टर बढ़ा। सेकंड इसका आ जाएगा रीजन के 73-74 के कंपेयर में 13 और 14 में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी इंक्रीज हुआ, इजंट इट। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हुआ तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में सर्विस करने वाले लोगों की तो डिमांड बढ़ी ना। तो क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में, तो सर्विस सेक्टर अल्टीमेटली इंक्रीज हो गया। थर्ड इसमें पॉइंट आ जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हुआ, लोगों ने अच्छी इनकम कमाना शुरू की, तो लोगों ने सर्विस पे स्पेंड करना शुरू किया, खर्चा करना शुरू किया, तो इस तरह से सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ गई। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि अब जो है डे बाय डे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इनकी इतनी डिमांड नहीं थी। आजकल हर जगह जो है आईटी सेक्टर, कंप्यूटर्स की डिमांड हो रही है, सब कुछ मोबाइल्स के थ्रू हो रहा है, तो इन चीज़ों से सर्विसेज भी तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। तो ये 4 रीजन्स है आपकी बुक में, पेज 24 और 25 में दे रखे हैं, आप रीड करना बेटा, बहुत ईजी है कि इन 4 रीजन्स की वजह से इंडिया में भी एग्रीकल्चर सेक्टर के कंपेयर में टर्चरी सेक्टर में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और दे रखी है बेटा कि टर्चरी सेक्टर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, देश के जीडीपी पे कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहा है। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी देश के कंपेरिजन में हम क्या चीज़ें 2 कंपेयर करेंगे कि कौन से 3 सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और कौन से 3 सेक्टर में से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है? प्रोडक्शन तो टर्चरी सेक्टर पे शिफ्ट हो गया है, चाहे वो डेवलप नेशन हो चाहे हमारा इंडिया हो, हमने कहाँ शिफ्ट कर लिया है? कौन सा सेक्टर हमको ज़्यादा इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है? टर्चरी सेक्टर। पर एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है? तो आप कहोगे मैम प्रोडक्शन में टर्चरी सेक्टर दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी टर्चरी सेक्टर दे रहा होगा? नहीं, यही एक इम्पॉर्टेंट बात है सीखने के लिए बेटा कि विच सेक्टर, थर्ड पॉइंट है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ कौन से सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि आज भी ज़्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। चाहे बेनिफिट कौन दे रहा है? टर्चरी सेक्टर, पर लोग ज़्यादातर कहाँ काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। कैसे? बेटा कैसे? टर्चरी सेक्टर में नो डाउट प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है, पर टर्चरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वाइट कॉलर जॉब, हाई प्रोफाइल जॉब, ठीक है, मतलब हाई क्लास जॉब जो है वो कुछ ही लोगों को दे रहा है। बाकी जितने भी लोग जो टर्चरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है ना, वो लो कैटेगरी के लेबरर्स एम्प्लॉयड है, तो वो इतना ही कमाते हैं कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, तो वो देश के जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। अब टर्चरी सेक्टर में कैसे कंट्रीब्यूशन होता है? थ्रू द पेमेंट ऑफ टैक्स। सरकार जो टैक्स लेती है ना, तो वो कौन पे करता है? टर्चरी सेक्टर के, सर्विस सेक्टर के लोग। अब सर्विस सेक्टर भी किसको? टर्चरी सेक्टर सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को हाई प्रोफाइल जॉब प्रोवाइड कर रहा है, बाकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है टर्चरी सेक्टर में वो लोअर जॉब्स में एम्प्लॉयड हैं। जो खुद का भला कर ले उतना ही बहुत है, वो देश के जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज
कि कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन तो मुझे लगता है आपको क्लियर है कि टर्शरी सेक्टर आज की डेट में प्रोडक्शन में या देश के जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब अपन बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको क्या कहा, आज भी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं। टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में उतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई है। नो डाउट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, देश को आगे ले जाने में ये दोनों सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। या पेज 26 में आप स्टार्टिंग में रीड करोगे ना बेटा फर्स्ट पैराग्राफ, तो इसमें दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय द मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। कहाँ पे, रुको एक सेकेंड, even though industrial outputs or the production of goods went up by the more than 9 times, means secondary sector में जहाँ industrial sector में 9 times jump हुआ है प्रोडक्शन में, वहीं employment सिर्फ 3 times increase हुआ है। ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे ना बेटा आपको क्लियर होगा कि जो सेकेंडरी सेक्टर है जहाँ पे उसने प्रोडक्शन 9 टाइम रेज किया है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम रेज किया है। बाकी रिमेनिंग काम किससे हो रहा है, मशीनरी से, इंडस्ट्रीज से, ठीक है। वहीं अगर टर्शरी सेक्टर में जहां प्रोडक्शन 14 टाइम्स रेज हुआ है, 14 टाइम्स, वहां एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स रेज हुआ है। टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन 14 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स ही रेज हुआ है। तो अल्टीमेटली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, पर एम्प्लॉयमेंट अभी भी कौन दे रहा है लोगों को, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो क्या एक्चुअल में वो एम्प्लॉयमेंट है, अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या एक्चुअल में प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्या दे रहा है, जबरदस्ती लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप रीड करोगे कि 2 हेक्टर ऑफ लैंड है जिसमें 2 जनों का काम है, तो अननेसेसरी 5 जने लगे हुए हैं, ठीक है। काम सिर्फ 2 जनों का है, 2 जनों के काम को अगर 5 जने एग्रीकल्चर सेक्टर में बांट के बैठे हैं तो वो 3 जनों का काम अननेसेसरी है। उन 3 जनों को हटा दिया जाएगा ना तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खेती जितनी होनी होगी उतनी ही होगी। तो ऐसे दिख रहा है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, पर एक तरीके से उस एम्प्लॉयमेंट को नाम दिया गया है अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जब कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं पर हमारे पास काम नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। उसका मतलब है कि अपनी क्षमता से कम काम करना या फिर ऐसा लगना कि काम कर रहा है पर एक्चुअल में उसका कोई यूज़ नहीं होना, उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है लक्ष्मी का, आप रीड करोगे पेज 26 में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या डिस्कस किया कि प्रोडक्शन सेक्टर में देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर, बट इन एम्प्लॉयमेंट स्टिल maximum population is employed in primary sector and they are underemployed or disguisedly employed, जिसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज हमारा, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, तो फिर कैसे क्रिएट होगा। तो बहुत सारे स्टेप्स है, पेज 27 और 28 आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है लोन्स देकर फार्मर्स को, डैम्स कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, अलग अलग सर्विसेज जो है इंट्रोड्यूस करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है, आपको रीड करोगे आप, लक्ष्मी का क्रेडिट दे के, फ्री जो है शीट्स अवेलेबल करवा के, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फुल टाइम अवेलेबल करवा के, इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया है। तो हाँ, अगर आपने सुन रखा हो नरेगा और मनरेगा, ठीक है, पहले उसको नरेगा कर कहते थे, बाद में नाम चेंज होके मनरेगा स्कीम इंट्रोड्यूस की है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे
कि मनरेगा क्या है। मनरेगा के अंडर में गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया कि ये 2005 में स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, इसमें राइट टू वर्क गवर्नमेंट ने दिया कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है पर वो करना चाहते हैं पर उनके पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उनको प्रॉमिस किया अंडर राइट टू वर्क कि गवर्नमेंट उनको 100 डेज का इन अ ईयर 365 डेज में से 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट अपने जो है किसी न किसी काम में उनको लगाएगी। और इन केस अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, तो उसके बदले में गवर्नमेंट उनको घर बैठे बैठे 100 डेज की जो है इनकम प्रोवाइड करेगी। तो ये है मनरेगा, ताकि लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट के तहत जो है परेशान न हो। तो क्या गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए? हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए मनरेगा जैसी स्कीम इन 2005। और ये पूरा आप पेज 29 तक रीड करोगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेटा पूछोगे। यहाँ तक बहुत इजी है, मेन पॉइंट्स मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब लास्ट जो टॉपिक्स हैं सेकेंड और थर्ड क्लासिफिकेशन, वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।